जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता था कि अपनी फिजिक्स वाली सीरीज 3 महीने में पूरी फिजिक्स कंप्लीट करने की चल रही है। इसमें आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में। ये इकाई 4 है एनसीईआरटी के मुताबिक। अगर एनसीईआरटी से बाहर आते हैं तो चैप्टर नंबर हम लोग 10 में पहुंच चुके हैं। इकाई 4 में 4 चैप्टर हैं, उनमें से ये 10वां चैप्टर है अगर एनसीईआरटी से बाहर आते हैं तो। चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। आप देख रहे होंगे इधर, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम डाल लीजिए और पढ़ना शुरू कर लीजिए। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये सारी चीजें इधर है। ये एक वन शॉट वीडियो है लेकिन कंप्लीट चैप्टर के साथ। जितनी डेफिनेशन लिखी है इसमें या जितने भी हेडलाइनें लिखी इनसे कहीं ज्यादा पढ़ने वाले हैं आज। क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली बात तो है इसमें क्या पढ़ना है, ये पहला क्वेश्चन आता है। तो जो चीजें पढ़नी है वो साफ साफ इसमें लिखी है। सबसे पहले आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानना होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स आप जान जाएंगे तो फिर आप पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है। जब आप जानेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है तो फिर आप उसमें जानेंगे कि उस जब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होती है वहां पर दो चीजें बनती हैं, कह सकते हो तीन। एक होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक प्रेरित धारा और एक प्रेरित आवेश। तो यहाँ पर मुख्यतः दो चीजों के बारे में हम बातें करेंगे, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में और प्रेरित विद्युत धारा के बारे में। फिर बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रकार की। तो प्रकार दो तरह के होंगे, एक स्वप्रेरण होता है और एक अन्योन प्रेरण होता है। इतना पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे जब स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक पढ़ लेंगे, ये स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। जब स्वप्रेरण पढ़ेंगे तो स्वप्रेरण से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो लिखा है स्वप्रेरण गुणांक, तो इसके बाद हम इसको पढ़ लेंगे। फिर इसी का नाम होता है स्वप्रेरकत्व। अन्योन प्रेरण जब पढ़ेंगे वहां पर अन्योन प्रेरण गुणांक पढ़ लेंगे या अन्योन प्रेरकत्व पढ़ लेंगे। इसके अलावा कुछ और बातें, जब आप स्वप्रेरण पढ़ेंगे तो लंबी परिनालिका है अगर तो उसकी कितनी, जो अपने पास स्वप्रेरण होगा उसका कितना होगा वो पता कर लेंगे। एक अगर मान लो कि कुंडली है उसका प्रेरण कितना होता है वो पढ़ लेंगे जब प्रेरण पढ़ेंगे। तो इसमें से कई चीजें आपको पढ़नी है। जब ये पढ़ेंगे तो इनमें से आपको पढ़ना होगा कुंडली का प्रेरण, ठीक है। फिर इसके अलावा लंबी परिनालिका मान सकते हैं, एक लंबी परिनालिका का प्रेरण, ये भी पढ़ लेंगे, इसी में ऐड कर देंगे। जब अन्योन प्रेरण पढ़ेंगे इसमें साथ में एक और चीज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रेरण प्रेरकत्व। वहां पर पढ़ेंगे स्वप्रेरण गुणांक और विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच संबंध। संबंध, ये सारी चीजें जब स्वप्रेरण पढ़ रहे होंगे वहां पर काम आएंगी। इतनी चीजें और ऐड करेंगे और ये सारी की सारी चीजें इसी वीडियो में पढ़ लेंगे। साथ ही जब ये हम यहाँ पढ़ेंगे तो एक चीज छूट गई है, उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। जब आप ये पढ़ लेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, ये घटना क्या है, तो इससे संबंधित नियम होते हैं फैराडे के नियम। तो यहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे फैराडे के नियम, फैराडे के नियम। ये चीजें और फैराडे के दो नियम आपको पढ़ने हैं, ये भी ध्यान रखना है। दो नियम, ठीक है। इन दोनों नियमों के बारे में जानेंगे। जब इतनी चीजें स्वप्रेरण में पढ़ेंगे, अन्योन प्रेरण में पहुंचेंगे, फिर अन्योन प्रेरण के बाद आपको अन्योन प्रेरण गुणांक पढ़ना होगा या अन्योन प्रेरकत्व तो पढ़ना होगा। जब ये पढ़ लेंगे तो आप पढ़ेंगे ये चीजें वही हैं जो ऊपर चीजें मैंने बताई। देखो स्वप्रेरकत्व और प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध, अन्योन प्रेरकत्व और प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध, और इसके बाद प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, इसके बाद ही हम लोग पढ़ लेंगे। ये यहाँ नीचे लिख दिया गया है, ठीक है। उम्मीद है कि ये पूरा माइंड में बन चुका होगा कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये लगभग आधे से ज्यादा चैप्टर पूरा कंप्लीट लगभग आसपास पहुंच जाएंगे हम लोग। थोड़ा सा बचेगा तो उसको हो सकता है अगले वीडियो में करा दे, अगर टाइम रहा तो इसी में करा देते। तो ये अपना छाप लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अब। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम लोग पहली डेफिनेशन पे पहुंच गए जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स।
अब जानो कि ये क्या होता है। हम सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या था बताओ। अपने पास अगर कोई काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उससे होकर कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी संख्या की माप क्या कहलाती थी बताएं। वैद्युत फ्लक्स। तो मान लो मैं लेता हूं एक कागज और इससे मैं समझाता हूं, देखो जरा। अगर मान लो कि अपने पास ये कोई इस तरह का एक कागज है, ये देख रहे हैं कागज, इससे होकर कितनी बल रेखाएं गुजर जाएंगी, उनकी फ्लक्स। अगर ये वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ है, उससे कितनी बल रेखाएं इस तरह की गुजर रही हैं, उनकी संख्या की माप कहलाती थी वैद्युत फ्लक्स। अगर आप चुंबकीय फ्लक्स में आ जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के क्या बताएंगे। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। समझ गए। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। समझ आया। तो ये दोनों चीजें सेम है, जैसे उस चैप्टर में पढ़ा करते थे वैद्युत फ्लक्स के बारे में, वैसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। तो मैं इधर लिखता हूं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित इसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये तो समझ आ गया होगा कि क्या है चुंबकीय फ्लक्स। तो आप कह सकते हैं अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ स्थित है, उससे कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, उनकी संख्या की माप ही क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, कैसे आप समझेंगे कब चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होगा। अच्छा एक बात समझना, आपको ये बात पता होगी ना कि जो क्षेत्रफल है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बोलो, अदिश राशि है। लेकिन यहां पर क्षेत्रफल सदिश राशि बन जाता है। बताया था ना, जब भी फ्लक्स पढ़ रहे होंगे वहां पर क्षेत्रफल कैसी राशि बन जाती है, सदिश। पर क्यों, आखिर एक बात समझो जरा। क्षेत्रफल भी ना दिशा के हिसाब से बड़े कुछ बदलाव कर सकता है। जैसे मान लो कि इसमें एरो लानी, तीर इसमें पहुंचानी है। अगर मान लो ये ऐसे रखा है, अब ऐसे बिल्कुल तीर लाओ, बिल्कुल ऐसे, तो इसमें इस पूरे में तीर जा सकती है। बस ध्यान से समझना, अगर ऐसे एरो आ रही है ढेर सारी, ये ऐसे एरो आ रही तो ऐसे चली जाएंगी, ये मान लो ऐसे पूरी चली जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा बस ये देखो, क्षेत्रफल का परिमाण नहीं बदलेंगे, बस केवल इसकी डायरेक्शन बदल दे रहे, ऐसे तो हल्की से ऐसे कर दो। अब क्या देखोगे बताओ, जो बल रेखा है ऐसे या तीर आ रहे होंगे वो कुछ तो ऊपर से निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर इसका परिमाण नहीं बदल रहा है, केवल इस पृष्ठ की डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं, तब भी देखो जो इसके अंदर चीजें गुजरने वाली थी उसमें प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जो परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करने लगे, उस चीज का नाम क्या दे देते हैं, क्या दे देते हैं, सदिश राशियां, है ना। तो इस वजह से कहा गया था कि जब फ्लक्स पड़ रहे हो उस समय परिमाण के साथ साथ उसके डायरेक्शन का भी फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से यहां पर क्षेत्रफल कैसी राशि मानी जाएगी, सदिश राशि मानी जाएगी। अब सुनो जरा, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बोलो, फाई बी से। लिख दें इसे फाई बी। अच्छा फाई लिखते हैं बी से, मैं ये समझाना चाहता हूं चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट किया करते थे, तो बी लगा देने समय पता चलेगा ये चुंबकीय फ्लक्स की बात हो रही। जैसे उसमें फाई ई लगाया करते थे वैद्युत फ्लक्स, वैसे ही फाई बी लगाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स। अगर बात रही फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो आप समझिए जरा। जो फाई बी होगा वो बी वेक्टर और ए वेक्टर के
बीच का एंगल होगा, किसके, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के, उनका अदिश गुणन कर दो वही बन जाएगा। अगर इनको तोड़ोगे तो क्या बन के आएगा बोलो, बी ए कॉस थीटा। सबको समझ आ गया, बी ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट हटता है तो क्या आता है बोलो, कॉस, लेकिन यहीं पर अगर क्रॉस हटता तो साइन आता। तो इस तरह से ये चीजें बन के तैयार हो गई। अभी कुछ चीजें और इसी को हल करेंगे। यहां पर मैं एक चित्र बना रहा हूं। अगर मान लो कि मैंने एक चित्र ऐसे कुछ बनाने की कोशिश की, अगर ध्यान से देखें तो इससे कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी हमको ये बनाना है। चलो देखो, अगर मैं कहूँ तो बल रेखाएं कुछ ऐसे गुजरेंगी, ऐसे ऐसे लग रही ना, ऐसे निकल रही है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दूं, हल्का सा मोड़ दूं, जैसे ये ऐसे रखा है तो इससे निकली है ऐसे, अब इसी को मैं ऐसे कर देता हल्का सा, या थोड़ा सा घुमा देता मान लो। अच्छा ऐसे ना समझो, मैं दूसरा चित्र बनाता हूँ जैसे उसमें पढ़े थे हम लोग। मान लो कि ये है, ये चुंबकीय बल रेखा है, समझते जाना भी। ये ऐसे, अब एक कोई पृष्ठ है और वो पृष्ठ कुछ यूं रखा है, ये। तो बताओ अगर मैं इतना छोटा सा इसका भाग कट करूं तो इससे इतने गुजरेंगे। तो ये जो छोटा सा भाग है इसका नाम डी ए वेक्टर दिया करते थे, तो यहां पर भी डी ए वेक्टर दे दो। बस ये इसका नाम बी ए वेक्टर कर दो, ये पूरे का नाम ए वेक्टर ए है। ठीक है, इस पूरे का नाम क्या है बोलो, ए। और ये रखा कैसे कागज, कितने लोग समझ रहे हैं ये कैसे रखा है, ये बताना है कि ये हमेशा ऐसे रखा है। देखो अगर ये ऐसे रखा होता तो एक भी बल रेखा इससे नहीं गुजरती। क्यों, सोचो जरा, अगर ये कागज मान लो ऐसे रखा है, एरो इधर की ओर जा रही, कागज भी ऐसे रखा है, तो इसके अंदर से गुजरेंगे क्या, इसके अंदर से तो नहीं गुजरेंगी। तो हम ये समझे कि ये जो ये दिख रहा है ना, जैसे ये दिख रहा है वैसे आपको समझना नहीं है, क्योंकि हम इस कागज को ऐसे बना नहीं सकते इसमें, तो हल्का सा ऐसे डिजाइन देकर बनाते हैं, बशर्ते ये कागज ऐसे रखा है, समझे, ऐसे रखा है, तो इससे ये बल रेखा पास हो रही है, देखो हो रही ना इससे। तो ये बातें ध्यान रखना। अब अगर मान लो इसका क्षेत्रफल ए है, ये ए है, अब चलो पहले चैप्टर में पहुंचते हैं। अगर ये क्षेत्रफल ए वाला कोई पृष्ठ है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर की ओर होगी बताओ सब लोग, ऊपर की ओर लंबवत या नीचे की ओर लंबवत, है ना, तल की लंबवत बाहर की ओर होती है। तो बताओ अगर मैं कह दूं बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो इस पर अगर मैं कहूं कि मुझे क्षेत्रफल की डायरेक्शन दिखानी है, तो कहोगे कि सर ये कागज ऐसे रखी है, तो इस पर ऐसे बाहर की ओर दिखा सकते हैं हम लोग, तो इधर की ओर आ जाएगा, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है। ये पूरे की बात हो रही है, अगर इसको ये छोटा सा डीए मान रहे हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डीए वेक्टर की डायरेक्शन, समझ आ गई। लेकिन अगर मैं यहीं पर अब आपसे कहता हूं अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, किसके बारे में, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स। अब जो मैं आपसे पूछूं वो बताना। ये कागज है, आपके पास पूरी आजादी है कि इस कागज को मोड़ सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, जैसा फोल्ड मतलब ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के रोटेट कर सकते हो, पूरी आजादी, बशर्ते आपको सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र लाना है, वो चुंबकीय फ्लक्स लाना है। और चुंबकीय फ्लक्स क्या है तो बताओ, बल, चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या की माप है, मैं इसे अंडरलाइन करता हूं, इसे देखो जरा, जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप है वही क्या कहलाती बोलो, चुंबकीय फ्लक्स। मतलब ये हुआ, हमें चुंबकीय फ्लक्स अधिक करना है तो हम ये चाहते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इससे गुजरने वाली वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो अपने आप क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। अब ये कागज ऐसे है, ये बल रेखाएं आपको नजर आ रही हैं, ये कागज ऐसे रखोगे या इस कागज को ऐसे रखोगे या कागज को और किसी तरह ऐसे मोड़ दोगे तब, तो तुम खुद सोचो जरा, अगर मैं इस कागज को ऐसे रख रहा हूं इस तरह से, तो इससे सबसे ज्यादा गुजर सकती है, गुजर सकती है। अगर आपने ऐसे किया तो देखो जरा, इन रेखाओं को ऐसे समझो मेरी उंगलियों से, ये ऐसे कागज है, अब ये ऐसे बल रेखाएं आ रही हैं, समझ रहा, ऐसे। अगर आपने इसको ऐसे रखा तो पूरी गुजर जाएंगी,
लेकिन अगर आपने इसको ऐसे फोल्ड किया तो बताओ ये जो ऊपर वाली ये एक दो तो गुजरेगी, बाकी कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, है ना। मतलब ये तल जैसे जैसे फोल्ड करते जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगी, बल रेखाओं का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। तो अगर ये कोण, ये जो बल रेखाएं हैं, बल रेखा किधर की ओर जा रही है, सामने की ओर, और अगर क्षेत्रफल जो है बिल्कुल ऐसे रखो तो क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी उधर ही हो जाए, क्षेत्रफल वेक्टर की, है ना, क्षेत्रफल सदिश की दिशा उधर ही हो जाए जिधर बल रेखाएं गुजर रही हो, उस हालात में बल रेखाएं सबसे ज्यादा गुजरती है। एक बार फिर से समझो, ये बल रेखाएं उधर की ओर जा रही, अब पृष्ठ जब ऐसे रखोगे तब तो क्षेत्रफल की डायरेक्शन या तो इधर या तो उधर होगी, होगी कि नहीं होगी। तो अगर ये जब ये सीधा है तब तो बिल्कुल सीधी होगी, अगर इसको ऐसे झुकाए तो बताओ क्षेत्रफल की डायरेक्शन इधर होगी कि नहीं होगी, है ना, बिल्कुल इसके लंबवत होगी तो झुक जाएगा थोड़ा सा, ऐसे रखोगे तो सीधे हो बिल्कुल, बल रेखा भी बिल्कुल सीधी, क्षेत्रफल डायरेक्शन क्षेत्रफल के सदिश की दिशा भी बिल्कुल सीधी, उस स्थिति में सबसे ज्यादा इससे बल रेखाएं गुजरेंगे। अच्छा बताओ, जब क्षेत्र जो बल रेखाएं गुजर रही वो और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों एक ही हो जाए तो एंगल का मान कितना हो जाए, जीरो, और उसी कंडीशन में सबसे ज्यादा आती हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जिस कंडीशन में हम सबसे अधिक लाना चाहते हैं उस समय थीटा की वैल्यू कितनी लेनी होगी, बताओ, 0 डिग्री। तो अब आ जाओ और इसमें रखो जरा, तो फाइव बी कितना आ जाएगा, बी ए कॉस 0, तो बताओ फाइव बी का मान कितना आ जाएगा, बी ए कॉस 0 का मान 1, मतलब फाइव बी का मान आ गया बी ए। ये बन गया अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स। किसी पृष्ठ से अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स कितना गुजरता है तो बोलो बी इंटू ए के बराबर, हटाओ इसका काम खत्म। अब यहां पर इसका मात्रक पढ़ लेना, हर एक चीज पढ़ लेना। देखो जरा इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं, बात करते हैं मात्रक की, बात करेंगे विमा की, दो चीजों की बात करेंगे हम। मात्रक क्या होगा, विमा क्या होगी। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मात्रक क्या होगा तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इंटू क्षेत्रफल का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर मीटर एक खत्म, एक मीटर से एक मीटर खत्म, एक मीटर ऊपर बचेगा, तो बनेगा इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, समझ गए, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ये बन के तैयार। अगर इसकी बात करते हैं विमा की, तो न्यूटन की विमा, बल की विमा होती है एम एल टी की पावर -2। ये एम क्या है बोलो, मीटर, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता, विमा क्या होती है एल, लेंथ, नीचे क्षेत्रफल की, ये एम्पियर है, सॉरी एम्पियर, एम्पियर की विमा ए, धारा की। बताओ एल की पावर 1, ये एल की पावर 1, तो कितनी हो गई एम, एल की पावर कितनी बोलो 2, एक इधर 2, टी की पावर कितनी -2, अच्छा ये ए की पावर +1 ऊपर आएगी तो -1, तो ये बन के तैयार हो जाएगी बीमा। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा अधिकतम, और ये रहा मात्रक, और ये इधर रहा बीमा इसकी। तो इस तरह से ये चुंबकीय फ्लक्स जान गए होंगे। मैंने चित्र से भी दिखाया ना, क्षेत्रफल कैसी राशि होती है बोलो सब लोग, सदिश राशि होती। कब, जब वह फ्लक्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, क्योंकि फ्लक्स में क्षेत्रफल की दिशा से भी बहुत काम पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीजें खत्म होती है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। हम चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण पढ़ लेते हैं क्योंकि ये अपने काम की चीजें हैं। नंबर 1, देखो सबसे पहला काम क्या है, जो भी चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो आप ये समझ लीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक के जो ये जैसे ये चुंबक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जैसे कि हमने पढ़ा था चुंबकीय वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, वैसे वैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। दूसरी बात और क्या है इनकी खूबी,
जैसे वैद्युत बल रेखाएं कभी भी नहीं काटती, वैसे भी चुंबकीय बल रेखा भी कभी नहीं काटती। क्यों, सोचो जरा। मैंने कहा था जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो, एक ही जगह पर दो दिशा खींची जा सकती हैं, पर एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं असंभव बात है। तो वैसे ही चुंबकीय बल रेखा, जब चुंबकीय बल रेखा किसको डिनोट करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इसका मतलब जब चुंबकीय बल रेखा एक ये गई, एक ये गई, कट कर दी, तो इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं खींची जा सकती है। और एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं खींचना, एक ही जगह पर एक ही, अगर मान लो एक ही आवेश है और एक आवेश के कारण जो बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी या तो दूर की ओर होगी या तो पास की ओर होगी, एक के कारण एक ही तो होगी, पर यहां पर काटेंगे तो दो हो जाएंगी, तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं क्या हो जाएंगी, असंभव हो जाएंगी। तो यहां पर क्या हो जाएंगी, ये बल रेखाएं कभी नहीं काटती, ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। फिर अगली बात, अगर कोई चुंबक है, चुंबकीय बल रेखा किससे निकलेंगे, एक बार सोच के देखो, चुंबक से। तो अगर मान लो ये चुंबक है, दंड चुंबक कोई, ये एन है और ये एस है, तो आप जानकर ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये जो चुंबकीय बल रेखा होती है ना, ऐसे निकलती है, एन से निकलेंगी, एन में पहुंची, और चुंबक के अंदर, जैसे ये मान लो चुंबक है, दंड चुंबक, ये एन है और ये एस है, ये एन है और ये एस है, तो एन से ऐसे निकलेंगे, निकलेंगे, ये एस की ओर पहुंची, बाहर से निकली, एन से कहां पहुंची, अंदर, एस की ओर। लेकिन जब चुंबक के अंदर की बात होगी तो एस से अंदर की ओर जाती है, किधर की ओर, एन की ओर। चुंबक के अंदर भी चलती है चुंबकीय बल रेखाएं, समझे। जैसे वैद्युत बल रेखाएं एक जगह से धनावेश से चलकर ऋणावेश में समाप्त होती थी, इसमें ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। इसमें एन से शुरू होंगे, निकलेंगी बाहर, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से निकलकर एस में समाप्त होती है, जबकि चुंबक के अंदर एस से निकलकर कहां जाती है, एन की ओर। यह इंटरेस्टिंग, इसमें क्या बात है। जबकि इसके अंदर की मैं बात करूं तो डैश डैश करके बनाता हूं मैं, ऐसे। तो बताओ, ये एक पूरा लूप बना दिए कि नहीं, ऐसे है ना। तो मतलब ये बंद वक्र बनाती हैं, ये सिखाना था। ये बंद वक्र बनाती हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं। फिर और क्या बात लिख सकते हो, बोलो। ये चुंबक के बाहर, ये चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर, एन से बाहर, एन से एस की ओर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, समझ जाओगे ना, एन से एस की ओर, जबकि चुंबक के अंदर, अंदर एस से एन की ओर चलती है या होती है, समझ गए इनकी डायरेक्शन। और मैं क्या बता सकता हूँ इसमें, हाँ, तो ये कई चीजें थी। देखो, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को दिखाती है, नंबर वन। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की उस बिंदु पर दो दिशाएं खींची जा सकती, जो कि असंभव है, इस वजह से नहीं काट सकती। ये बंद वक्र बनाती हैं, इसे जोड़ दो, ये बंद वक्र बनाती हैं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। यहाँ पर बात करते हैं, ये चुंबक के बाहर एन से एस की ओर, जबकि चुंबक के अंदर एस से एन की ओर। अब सही जगह आए, ठीक है, इधर ही बैठो। अब सुनो सर, ये सारी बातें हो गई, यहां से हमें पता चल गया कि हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ये भी हम समझ गए। अगर मैं बात करता हूं चुंबकीय बल रेखाओं की, ये गुण की हुई है बात। अगर मैं कह दूं एक ही लाइन पे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, तो मैं इधर छोटा सा लिखता हूं, इसको भी मैं लिख ही दूं ताकि हर एक चीज क्लियर हो जाए। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा, अच्छा ये कुछ खास नहीं, हटाओ इसको, छोड़ दो, क्योंकि जगह नहीं होगी, फिर गंदा गंदा आएगा। बस सुनो सर, ऐसे ही सुन लो, जैसे वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी। वैद्युत बल रेखा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती है। वैसे ये चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती है, समझ गए कि नहीं। बस ये चुंबकीय क्षेत्र में, वो वैद्युत क्षेत्र में। अब ये लिखने की मुझे खास जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे समझ लो, शॉर्ट में मैं लिख दूं इसको, चुंबकीय क्षेत्र में
खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र। निष्कोण वक्र, समझ जाओ, इतना काफी है। ये उम्मीद है कि हर एक चीज समझ आए होगा। विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है हमने समझा। चुंबकीय फ्लक्स में जो चीजें आई थी, जैसे चुंबकीय बल रेखा आई तो मैंने चुंबकीय बल रेखा के बारे में बताया, उनके गुण के बारे में बताया, हर एक चीज समझा दी मैंने। अब यहाँ से हम लोग बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अगली स्लाइड में पहुंचते हैं। और अब यहाँ से जो चैप्टर का नाम था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हुआ था वो मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ से आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। वो जरूरत का था क्योंकि बगैर उसके कुछ आप हल ही नहीं कर सकते थे इसमें। उम्मीद है कि ये चित्र बड़े आसानी से आपको समझ आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सुनो जरा, अगर मैं आपसे ये बात करता हूं कि ध्यान से समझना ये चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, तो अगर कोई अपने पास एक कुंडली, इमेजिन करो कि ये अपने पास एक कुंडली है जिसमें ऐसे ऐसे करके फेरे बनाए गए, ठीक है। कहा यह जाता है कि अगर किसी कुंडली में आप वैद्युत धारा प्रवाहित करें या फिर जो प्रवाहित हो रही है धारा उसके मान में लगातार परिवर्तन करते रहे, लगातार परिवर्तन करते रहे, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। किसमें परिवर्तन होने लगता है बोलो। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। क्यों, आखिर क्यों, सोच कर देखो जरा। मैं कहता हूं कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स है फाई बी, वो बी और ए पर डिपेंड करता है कि नहीं, जल्दी से बताओ। और एंगल पर भी डिपेंड करता है, पर हम अधिकतम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अधिकतम की। तो या तो मैं इधर कर दूं कॉस थीटा, ये लो, अब पूरा लिख दूं, ये लो। अब समझो जरा, मैंने कहा जो चुंबकीय फ्लक्स है वो चुंबकीय क्षेत्र और ए और उनके चुंबकीय क्षेत्र सदिश और ए सदिश जो क्षेत्रफल सदिश उनके बीच कोण पर भी निर्भर करता है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स कई बातों पर निर्भर करता है, वो लिखिए इधर। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है चुंबकीय फ्लक्स का मान बोलो इंक्रीज होता जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, बोलो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ता जाएगा। अब एक बात समझना जरा, चुंबकीय क्षेत्र कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। हमने तो ये पढ़ा था ऑस्टर्ड के नियम के अनुसार जो धारा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर देती है, करती है। पढ़ा था कि कोई धारावाही जो चालक है उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र होता है, कई एम्पियर के नियम में भी पढ़ा, बायोसेवर्ट के नियम में पढ़ा। जब ऑस्टर ने पढ़ा था वो उन्होंने क्या बताया था, कोई भी गतिमान आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर लेता है बोलो, चुंबकीय क्षेत्र। और चूंकि गतिमान आवेश ही वैद्युत धारा होती है, तो क्या इनडायरेक्ट रूप से हम सोच नहीं सकते कि जो गतिमान आवेश है उन्हीं का नाम वैद्युत धारा है, मतलब वैद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो बताओ जरा, जैसे जैसे गतिमान आवेशों की संख्या बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। और गतिमान आवेश का नाम क्या है इधर बोलो, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जा रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब सारी की सारी बातें डिपेंड किस पे कर रही है बोलो, धारा पर, है ना। तो धारा अगर बढ़ेगी तो अपने आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो समझे, तो ये बातें थी। तो सुनो, ये बताया गया कि अगर ये कोई कुंडली जैसे देख रहे हो ना, अगर कोई अपने पास एक कुंडली है, उसमें हमने क्या किया कि लगातार उसमें धारा प्रवाहित करनी शुरू कर दी, धारा प्रवाहित करनी शुरू कर दी, या जो प्रवाहित धारा है उसके मान में मैंने परिवर्तन करना शुरू कर दिया, तो क्या होता है उस कुंडली में अपने आप एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जो उत्पन्न हो जाए उसका नाम होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या नाम होता है बोलो, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा तो वहां पर प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है, और अगर परिपथ बंद है तो धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, समझे। तो ये ऐसी घटना कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए या धारा के मान में परिवर्तन करें जिससे उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए, और कुंडली में या कुंडली में अपने आप उसी कुंडली में या पास में रखी दूसरी कुंडली में, ये आगे जानोगे क्योंकि प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। और ऐसा हो कि हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता हुआ नजर आ जाए और प्रेरित धारा उत्पन्न होती हुई नजर आ जाए, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो घटना हो रही है उसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ आई। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसे शॉर्ट कर दूं, छोटी कर दूं, तो क्या कहेंगे, ऐसी घटना जिसके कारण किसी कुंडली में जब धारा प्रवाहित करें या प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए और या प्रेरित धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाए, तो इस घटना का नाम क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलो इसको मैं लिखता हूं नोट्स क्योंकि बहुत जरूरी है, लिखता हूं। जब
किसी कुंडली में, या ऐसे लिख दो, वह घटना जिसके कारण किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करें, या प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, परिवर्तन हो, और प्रेरित विद्युत वाहक बल, और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। ये नोट्स अपने तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये है पूरी डेफिनेशन। दूसरी तरह से आप कैसे कह सकते हो, जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उससे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और एक प्रेरित धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अथवा करके मैं एक अच्छी डेफिनेशन लिखता हूं, अगर आपको पसंद आए तो उसे नोट करिएगा जरूर। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि यहाँ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई जाती हैं, तो ऑनलाइन वाले बच्चे भगने की ज़रूरत नहीं है, ये जगह ठीक है। बस मन लगाकर थोड़ा पढ़ते रहें, क्योंकि ये बैच कोई ऑनलाइन का नहीं है, यहाँ सारे बच्चे बैठे हैं, इनको पढ़ाया जा रहा है, उसी का फ़ायदा आप उठा लीजिए। तो जो चीज़ें यहाँ मिल रही वो चीज़ें आपके लिए भी है। जब किसी कुंडली में जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है,
होता है, जिससे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। हो जाती है। इस घटना को वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यहां पर कुछ चित्र है, ये चित्र क्या है ये भी समझो जरा, फिर इससे बहुत सी चीजें निष्कर्ष निकलेंगी। अगर मान लो अपने पास केवल चुंबक है और कुंडली है तो उससे भी धारा बना सकते हो, उससे भी धारा बना सकते हो। क्योंकि देखो जरा, अगर ये कुंडली है और अगर चुंबक लाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। अब चुंबकीय बल रेखा है चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करती है कि नहीं डिनोट करती। चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर बस चुंबकीय बल रेखाएं मिल जाए कहीं से तो हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो बताओ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और परिपथ बंद है तो धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो देखो मतलब बिना धारा के भी हम धारा उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे, ये चित्र बनाए देखो, अगर ये कुंडली दिख रही ना, इसमें कई फेरे हैं। अगर मैं इस चुंबक को लेकर जा रहा हूं, देखो इसका एन साइड नहीं एन वाला लेकर जा रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ वाला। तो देख रहा ध्यान से, जब इसको लेकर गए तो इसमें देखो धारा की डायरेक्शन अपने आप बनी। ये पता है क्या है, ये लाकर रखना नहीं है आपको। एक कुंडली ले लेना ऐसे बना लो, ठीक है, या धारा मापी लगा लो। अब यहाँ से एक शक्तिशाली हो थोड़ा चुंबक, ये नहीं कि बेकार हो बिल्कुल तो उससे करने लगो, शक्तिशाली हो। और इसको बस केवल इसको मूव कराना है, मूव कराना है, कुंडली के पास से मूव कराना है। जैसे ही मूव कराओगे ना तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार पास दूर लेकर जाओगे तो क्या होगा, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो बताओ क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। देखो परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उससे क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो जैसे इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो प्रेरित, अगर ये परिपथ बल है तो प्रेरित धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर लगा है एक धारा मापी, ये देख रहे हो धारा मापी लगा है, ये दिख रहा है ना धारा मापी। तो देखो इसकी जो सुई है ना, ये ऐसे विक्षेपित है, सीधे होती तो कोई धारा नहीं है, अगर ये विक्षेपित हुई है मतलब इसमें धारा आई है। तो देखो जरा, ये परिपथ बंद है ना, इस वजह से ये इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई। लेकिन एक बात समझना जरा, ध्यान से समझो, जब ये चुंबक हम इधर की ओर मूव करा रहे थे बार बार, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन देखो ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे, ये ऐसे जाके ऐसे घूमते हुए ऐसे 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 ऐसे, मतलब इसकी डायरेक्शन यूं थी डायरेक्शन, देखो दिख रही ना, यूं। लेकिन जब इस चुंबक को हम अपोजिट साइड में लाना शुरू कर दिए, एन वाले ध्रुव को हम इधर की ओर लाना शुरू कर दिए, इससे दूर ले जाना शुरू कर दिए, देखो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई ना। अगर ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे इसमें, तो आप ये देख रहे हैं ये इससे दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, तब ये डायरेक्शन इधर की ओर जा रही, और जब ये इसकी ओर आ रहा था तब डायरेक्शन इधर की ओर थी। ठीक, इतनी बात समझ आई। मतलब ये हुआ कि अगर हम चुंबक को लेकर जाएं तो चाहे उसका, अगर हम पास की ओर ले जा रहे हैं, जैसे एन साइड चुंबक की ये कुंडली है, इसकी ओर ले जाएंगे तो जो डायरेक्शन थी, अब जब इसको दूर ले जा रहे हो, जब इसको दूर ले जा रहे हो तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। तो एक बात और समझ में आई कि जो कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित धारा होती है वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उसके पास कोई चीज आ रही या उससे दूर जा रही, तो उसकी डायरेक्शन क्या है उस पर भी डिपेंड करती है। देखो जब ये एन इसके पास की ओर आ रहा था तो डायरेक्शन ये थी, दूर आ रहा है तो फिर ये डायरेक्शन। वैसे ही देखो ऐसा हुआ कि हो सकता है एन की वजह से आ रहा हो, भाई नॉर्थ साइड लेकर जा रहा हो सकता है कुछ ऐसा जादू हो जिसकी वजह से हो रहा था। तो हमने ऐसा किया कि नहीं, हम एन ध्रुव लेकर ही नहीं जाएंगे, हम एस ध्रुव लेकर जाएंगे। और जब देखा गया एस ध्रुव लेकर गए तो ध्यान से देखो, जो एन ध्रुव की डायरेक्शन थी, एन ध्रुव ले जाने पर जब बार बार मूव करा रहे थे कुंडली के पास, तो उस समय जो प्रेरित धारा की डायरेक्शन थी उसकी अपोजिट है।
दिख रहा है ये। और जब इसको दूर लेकर गए तो फिर देखो, फिर अपोजिट हुई ना। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि वास्तव में जब हम किसी चुंबक को भी लेकर जाते हैं किसी कुंडली के पास, तो उस स्थिति में उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा हो जाती है। तो ये बातें आपको समझ आए कि नहीं, कि अगर हाँ धारा नहीं भी है, हम प्रवाहित नहीं भी कर रहे हैं, केवल कुंडली है, तो उसके पास अगर हम चुंबक को मूव कराएं, स्पीड में मूव कराएं, तो फिर क्या होगा, उनके सापेक्ष गति होगी। गति होने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये शर्त यही खत्म नहीं होती, इस बात को जहन में बिठाओ कि चुंबक को मूव कराने से ही धारा नहीं बनती। अगर मैं चुंबक को फिक्स कर दूं, एक शक्तिशाली चुंबक को फिक्स कर दूं और कुंडली को मूव कराना शुरू कर दूं, तब भी उनके सापेक्ष गति होना शुरू हो गई, तो फिर भी उस हालात में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। समझ आ गई बातें। तो यहां पर एक बातें याद रखना। अब एक चीज समझो जरा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं ये कह रहा हूं, जब ये चुंबक इसकी ओर जा रहा था तो ये देखो इसकी तरफ आ रही ना ऐसे, और जब ये इससे दूर गया तो ये इससे दूर जा रहे, ऐसे समझते जा रहे हो। जब एस इसके पास जा रहा था तो ये इससे दूर जा रही थी, डायरेक्शन दिख रही है ना। और जब ये इसकी ओर आया तो ये इससे दूर जा रही थी, तब ये इसके पास आया। तो एक बात समझना, ये देखो ये जो है धाराएं की डायरेक्शन, इनसे संबंधित नियम बनाए गए। फैराडे के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। अब यहीं पर मैं एक चीज और बता देता हूं, कहां पर मैं बता दूं, ठीक है। देखो ये जो इसमें जो फ्लक्स परिवर्तन होगा इसका नाम क्या होगा, जल्दी बोलो। फाई भी होगा कि नहीं होगा भाई, फ्लक्स में परिवर्तन का नाम क्या होगा, डेल्टा फाई। कितना, डेल्टा फाई भी परिवर्तन, फाई भी। फाई भी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के लिए डेल्टा शब्द यूज कर लेते हैं। तो जब भी मैं पूछूं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन तो मतलब डेल्टा फाई भी। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि चुंबक को ले भी जाओ, फ्लक्स में परिवर्तन भी हो जाए और समय ना लगे? पॉसिबल है ऐसा? असंभव। कोई भी चीज अगर पास में आ रही है या मूव करा रहे हो और किसी चीज में डिफरेंट आ रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके बीच कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगा होगा। लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तो हम ये समझते हैं कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वो किसी ना किसी समय के अकॉर्डिंग होता है, किसी ना किसी समय के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये फाई भी कर दूं ऊपर और नीचे कर दूं डेल्टा टी, तो ये जो निष्पत्ति बन के आई है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल बनाती है। क्या बनाती है बोलो, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। समझ गए? अब अगर फेरों की संख्या n हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, n पाई बी अपॉन डेल्टा टी। समझ गए, फेरों की संख्या। लेकिन अगर मैं, एक नियम भी है, अच्छा ये बातें अभी याद रखना, ठीक है। ये किसने बताया था वो आगे चल के मैं इसके जस्ट बाद बताता हूँ। पहले ये कंडीशन पूरी समझ आई कि नहीं आई? अब सही समझ आ गई ना, कि जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करें या प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न शुरू हो जाती है, प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक नोड पॉइंट, विशेष नोड पॉइंट नोट करना, ये बहुत बार पूछा गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। ये स्पेशल नोट पॉइंट है, इसको बड़े प्यार से याद रखना। प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक विद्यमान रहते हैं जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है, याद रखेंगे। अगर मान लो कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सर अगर ये है ना जो चुंबक, मान लो मैंने इसको रोक दिया, तो क्या अभी भी प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो गया था वो रहा होगा, प्रेरित धारा जो चल रही थी वो चली होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही इनके और इनके मध्य की सापेक्ष गति विराम दोनों रुक जाएगी, कोई गति ना होगी, उस हालात में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा दोनों के दोनों समाप्त।
समझ आई बात है? तो याद रखना ये नोट पॉइंट था। अब इसको मैं भी सेव कर लेता हूँ, हटाता हूँ। अब समझो जरा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। इसको मैं एक कहानी से रिलेट करा दूंगा और छोटा सा एक एग्जाम्पल मैच करता हुआ तुम्हें समझा दूंगा, जिससे ये चैप्टर के जो ये नियम है ना ये याद रहे। इस वजह से सुनिए जरा। फैराडे के टोटल दो नियम है। कितने नियम है बोलो? दो नियम है, जिसे एक प्रथम नियम कहते हैं और एक द्वितीय नियम कहते हैं। ये जानोगे, प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम कहते हैं और सेकंड नियम को लेंज का नियम कहते हैं। ये पहले यहाँ पर लिख दिया गया है, न्यूमैन का नियम। बात करते हैं पहला नियम कहता क्या है। आपने ये जाना कि नहीं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है? बोलो, सब जान गए? अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल भाई साहब उत्पन्न होता है तो ये बात याद रखो, किसी बात पर निर्भर कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा, जरूर बात। और मैंने कहा कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कब तक उत्पन्न रहेगा? बोलो, जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। तो एक बात समझो, फ्लक्स में परिवर्तन कब तक होगा? क्या समय के अकॉर्डिंग होगा ना, समय के अकॉर्डिंग। तो बस हम इतना अपने आप से ऐड कर देंगे, जैसे मुझे पता चल गया कि जो चुंबकीय फ्लक्स है ये इसमें परिवर्तन होगा, किसके हिसाब से होगा भाई? समय के अकॉर्डिंग तो होगा ही होगा। और हमें ये पता है कि अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो हमें 100% है कि उसमें फ्लक्स में जब तक परिवर्तन होगा तभी तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और अगर हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल लाना है तो फ्लक्स परिवर्तन देखना है। और अगर बताओ फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो समय होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहीं पर बस समझना, प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी कुंडली में, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। समझ गए? किसके बराबर होता है? फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के। चलो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना उसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल लेटर में ई से। लिख दूं मैं यहीं पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को, प्रेरित विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है? अगर जो ई की बात करोगे आप, वो माइनस का एन लिख लेना, डेल फाई बी अपॉन डेल्टा। एन क्या है? एन क्या है बोलो? हाँ, फेरों की संख्या। अब यहाँ पर एक बात समझना, ये बहुत अच्छी बात है, ये मुझे याद आ गई तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ तुरंत। वरना अगर ये चीज़ ना याद रही तो फिर मैं बताऊंगा नहीं वापस से। रुको जरा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहीं पर कि जो फाई बी है ये क्या है, बताओ। हाँ, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ना, मज़ेदार है ये बात। और ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ भी पूछी गई है। ये मुझे याद है, ये नेवी के एग्ज़ाम में आई थी, समझो। जो डबल एस एस आर वाला होता है उसमें आई थी। और ये आप जानोगे कि ये बहुत आसान था। फाई बी को हम क्या कहते हैं बोलो? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूँ ना मैं, एन फाई बी क्या है? एन फाई बी क्या है? हाँ, तो इनका गुणा हो गया ना, ये कुछ चीज बना देती। इसका नाम हो जाता है फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। क्या नाम हो जाता है बताओ? फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या।
कौन दिखा मुझे, नाम क्या लिखा है? ये तो बोलो, N5 क्या है? फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। अब यहाँ पर एक बात समझना जरा, मैंने पूछा कि ये फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है, तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट ना था। इंटरेस्ट तब आया जब उन्होंने ये पूछा था कि ये जो आप नजर आ रहा है आपको कि फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, इसका मात्रक बताओ क्या होता है। बस। हाँ ऑन है, ऑन है, वॉइस आ रही होगी, हाँ आ रही है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? एक बार गलती हुई थी ना। सुनिए जरा, मात्रक इसका क्या होता है बताओ। तो ये मजेदार बात थी, इसका मात्रक होता है वेबर टर्न। क्या होता है बोलो, वेबर टर्न। क्या होता है पता है? मजेदार है ये। इसका मात्रक होता है वेबर टर्न। ये और की बात इसमें नहीं होगी, केवल मात्रक की बात कर रहे थे। अगर मैं यहीं पर इसकी बात कर लूं तो सर आपने इसका मात्रक तो एक बताया था, दूसरा और बता दीजिए। इसका मात्रक वेबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है बोलो, वेबर। समझ गए? इसका मात्रक वेबर टर्न होता है, इसका मात्रक वेबर। तो ये पूछा गया था, इस वजह से मैंने बता दिया कि ये काम की बात है। अब मैं आपसे और कुछ चीजें, तो यहाँ पर अब तो मुझे नहीं लगता कुछ समझ ना आया होगा, सब कुछ समझ आया। बताओ, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी जो फैराडे का पहला नियम वो क्या कहता है? वो कहता है कि यदि किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जो वो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर। ये जो ऋणात्मक चिन्ह है केवल उसकी डायरेक्शन को बताता है। याद रखना, प्रेरित धारा और प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होता है, इनकी डायरेक्शन मुख्य धारा के अपोजिट होती है। समझ गए? मुख्य धारा के अपोजिट होती है। यहां पर अब सुनो जरा, ये तो मैंने लिख दिया, इसकी बात छोड़ो। प्रथम नियम को किस नियम से जानते हैं? जल्दी बोलो। न्यूमैन के नियम से भी जानते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। किसका नियम बोलो? ये नियम किसका नियम कहलाता है? ये न्यूमैन का नियम भी कहलाता है। न्यूमैन का नियम। ये बात है क्या, इतना समझ आ गया सबको? दूसरी बात ये है कि द्वितीय नियम क्या कहता है। अच्छा एक बात बताओ जरा, एक कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। बेटा बाप का विरोध करता है कि नहीं करता है? करता है ना मोस्टली। अब के जमाने में तो आम बात हो गई है ना। कुछ तो इतने बदतमीज हो चुके हैं कि मैं क्या बताऊं। हम में से ही बहुत से लोग होंगे है ना, कि क्या बताएं भाई, पिताजी ने पूरी अपनी जिंदगी आपके लिए खत्म कर दी, और बाद में जब बेटे की बारी आती है वो पता है क्या कहता है? तुमने मेरे लिए किया ही क्या है ना। कितनी बताओ शर्म की बात है। जिसने अपनी सोच को, अपने हर एक चीज को केवल आपके लिए, मतलब एक 20 साल का, अगर मान लो हम लोग के पिताजी थे, 25 साल में शादी हो गई होगी, तो क्या उम्मीदें रखते हैं आप? 25 साल के बाद 5 साल तो वो अपने चल गए होंगे किसी तरह, 5 साल के बाद अपनी हर एक ख्वाहिश को मार करके आपकी ख्वाहिशें पूरी की होंगी, की होंगी कि नहीं? बताओ, अपनी पूरी जिंदगी इस सोच पर बिता दी कि तुम बड़े हो गए तो तुम मेरे लिए कुछ करोगे, और वो मेरे लिए नहीं करोगे, अपने लिए ही करोगे, मैं खुश रहूंगा। और हम क्या होते हैं, हमने तो पूरी ऐसी की तैसी कर डाली। तो हर एक ये आम बात है ना कि बेटा बाप का विरोध करता है, लेकिन गलत बातें हैं। हमें ये चाहिए कि अपनी जिंदगी खत्म हो जाए पर बाप की जिंदगी बचाओ, क्योंकि उसने मुझे जिंदगी दे रखी है। उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पर हैं। अगर मेरा कुछ भी क्रेज है किसी तरह का, नेम फेम, पहला सोर्स अपने घर से ही होता है ना। अगर बाप ना होते तो ना हम में होते, दुनिया कोई भी व्यक्ति होता है क्या? ऐसा ऐसा नहीं है ना। बाप से बेटा उत्पन्न होता है, लेकिन क्या होता है, बेटा बाप का ही विरोधी होता है। इन सबसे दूर रहना चाहिए हमें। फिलहाल जो आम बात है वो आप सुनिए, टॉपिक पे आते हैं हम लोग। क्या बात है कि बेटा बाप का विरोध करता है, ये आम बात है। फिर एक बात सोचो जरा, ये जो नियम है ना, ये भी ये यही यही बातें कहता है। ये भी ठीक यही बातें कहता है। बताओ मुझे ध्यान से, जब मैंने कहा था प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो
इनकी भी डायरेक्शन होगी अपनी अपनी, होगी होगी, क्योंकि मैंने कहा इनकी डायरेक्शन दिखाई थी मैंने, देखो पहले प्रेरण वाले पे डायरेक्शन, जब एस एल ला रहे थे तो किसी और जब वापस ले जा रहे थे किसी और हो जाती थी, एस लाते थे किसी और एस जब दूर ले जाते तो कोई और दिशा होती थी। तो इनकी भी डायरेक्शन होगी। तो इनकी डायरेक्शन को हम कैसे दे सकते हैं, एक भाषा में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उन्होंने ये बताया था, फेराडे ने कहा द्वितीय नियम में कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। समझो जरा, है ना? यही तो बात होगी अपने जीवन के हिसाब से। भाई हम लोगों की उत्पत्ति किससे हुई? माँ बाप से। हम लोग विरोध किसका करते हैं? माँ बाप से। यार शर्म आनी चाहिए, ऐसी सोच की बातें हैं, इतनी गलत बातें हैं। हमें से तो हर दिन सुधार करने की आदतें होनी चाहिए, और सब तमाशा बन गया है। जिंदगी की सच्चाई है, कुछ लोग बुरा भी लग सकता है ना, नहीं सही है बात है, और हमें सुधरना चाहिए। तो बताओ, ये बातें भी इन्होंने कही, तो ये हमें तो खुद ही पता है ना कि बेटा बाप का विरोध करता है तो अगर प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है तो वो उस कारण का विरोध करेंगे जिससे वो स्वयं उत्पन्न होते हैं। तो लॉजिक मिल गया ना? तो यहाँ पर लिखता हूँ कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा अथवा प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिससे वे स्वयं उत्पन्न होते हैं। और इसी को कहते हैं लेंज का नियम। किसका नियम बोलो? लेंज का नियम। यही जो नियम है ये किसका नियम कहलाता है बोलो? लेंज का नियम। क्या सारी बातें समझ आ गई कैसे होगा? तो ये जो चिन्ह है ये किसको दिखाता है बताओ? डायरेक्शन को, है ना? प्रेरित विद्युत वाहक बल होगी या धारा होगी, इसकी डायरेक्शन हमेशा मुख्य धारा के अपोजिट होती है, मुख्य धारा के अपोजिट होती है। वो आगे चल के अभी आप समझोगे जब प्रेरण के प्रकार पढ़ाएंगे। तो यहाँ से ये समझ आ गया होगा दोनों चीजें, पहला नियम द्वितीय नियम। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला आता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रकार। देखो अगर मैं बात करता हूँ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की, तो ये देखो लिखा भी है, चित्र भी बनाया है, क्योंकि ये सब गंदा बोर्ड करने में अच्छा ना लगता है। तो ये मैंने पहले ही एडजस्टमेंट कर दिया, टाइम कम रहते हुए बोर्ड हिसाब को देखते हुए हर एक चीज़ शेड्यूल कर रखी पहले से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। थोड़ा सा स्क्रीन और बढ़ा सकते हैं ना? क्यों भाई, कोई ज़रूरत नहीं। सुनो जरा, अगर मैं बात करता हूँ प्रेरण के प्रकार की, तो बोलना प्रेरण दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक का नाम होता है, एक का नाम होता है स्वप्रेरण, और एक का नाम होता है अन्योन प्रेरण। एक का नाम बोलो स्वप्रेरण और दूसरे का अन्योन प्रेरण। एक स्वप्रेरण और एक अन्योन प्रेरण। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछूं, आपको लगेगा फिजिक्स ना खेल खेल में बनाई गई है। एक बात समझो, दुनिया में जब भी आप बात करते होगे तो किससे बात करते होगे? या तो खुद से, और या तो किसी और से, है ना? मतलब या तो स्वयं से या किसी अननोन पर्सन से। अब अननोन का मतलब हर आपके अलावा जो भी व्यक्ति है, उसे अननोन मान लो। तो मतलब हर एक चीज दो ही जगह से तो होती है, या तो खुद से या तो किसी और से, खुद से या तो फिर किसी और से। तो प्रेरण भी तो दो ही तरह का है, या तो स्व का मतलब स्वयं वाला, अननोन मतलब कोई और वाला, अननोन अन्योन, समझे? अननोन अन्योन। तो समझ गया ना? तो याद रखना है, ये बढ़िया है कि हम लिंक करते जाए किस चीजों से तो ये जुड़ जाएगा। तो अब खुद सोचो जरा, ये प्रेरण ही है, बशर्ते कौन सा प्रेरण बोलो? स्वप्रेरण। पहले कौन सा हम पढ़ रहे हैं? स्वप्रेरण।
तो क्या खुद नहीं समझ पाए कि प्रेरण की सारी घटनाएं होंगी पर स्व का मतलब स्वयं के अंदर होंगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करें या प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें जिससे उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो और उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, कहां पर, उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, तो इस घटना का नाम क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण। आसान हुआ कि नहीं, आसान हुआ। कि अगर हम किसी कुंडली, ये मान लो सपोज करो ये कुंडली है, इस कुंडली में मैं धारा प्रवाहित कर रहा हूं या प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन कर रहा हूं लगातार, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो ऐसा हो कि इसी कुंडली में उत्पन्न हो जाए, तो इस घटना का नाम क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण, है ना। मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के प्रकार है ना, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उसी कुंडली में उत्पन्न हो जाए जिसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा हो, तो इस घटना का नाम क्या हो जाता है, स्वप्रेरण। समझे। तो अब मैं इसको दो तरह से, देखो मैंने दो तरह सुनाया ना, एक घुमा फिरा के एक सीधी सीधी, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं, तो मैं लिखता हूं इधर। यदि किसी कुंडली में, यदि किसी कुंडली में यदि किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करे, वैद्युत धारा प्रवाहित करे, प्रवाहित करे या प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करे, मान में परिवर्तन करें जिससे कुंडली से बद्ध कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में फ्लक्स में परिवर्तन हो और उसी कुंडली में, और तब यदि उसी कुंडली में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ये बिल्कुल आसान रही होगी, समझ आया होगा। अगर कोई कुंडली है उसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हो या प्रवाहित धारा के माने परिवर्तन कर रहे हो और उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो और ऐसा हो कि उसी कुंडली में ये सब चीजें उत्पन्न हो जाए, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, वहां पर कौन सी घटना हो गई, स्वप्रेरण की घटना। अब मैं बात करता हूं इस चित्र की, इसमें क्या दिखाया गया है, देखो जरा। ये बैटरी लगी है अपने पास, इस बैटरी को गौर से देखो, ये कुंजी देख रहे हो, इस कुंजी को जैसे ही टच करोगे तो ये बड़ी वाली जो सिरा होते हैं धन ध्रुव होता है कि नहीं, बताओ, समझते चलो, और आपको कुछ निष्कर्ष निकालने होंगे खुद से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखो सरा, अगर ये धारा निकलेगी, ये धारा नियंत्रक है, मतलब धारा के मान को कम और ज्यादा जिससे कर सके वो धारा नियंत्रक होता है। तो यहां से धारा निकलेगी जब ये टच है, ये है टच कुंजी से, अगर ये बंद हो गई है इससे धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। ये गया ऐसे और पहुंचा, तो देखो ये मुख्य धारा है, देखो मुख्य धारा बढ़ती हुई, तो देखो जब दे रहे हो लगातार तो बढ़ती जाएगी, भाई धारा दे रहे हैं, टच है तो धारा तो मिलती जाएगी, तो ये बढ़ती जाएगी, तो देखो धारा की डायरेक्शन तो ये मेन वाली धारा की डायरेक्शन दिख गई तार में। तो उस स्थिति में हमेशा याद रखो, जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बताओ, अभी अभी पढ़ के आए हो।
विपरीत होगी होगी। तो देखो तभी लिखा प्रेरित धारा की डायरेक्शन ये। समझ आ गई बातें? तो बस इसमें यही बताना था मुझे कि प्रेरित धारा की डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी बोलो। अपोजिट। मुख्य धारा किधर की ओर है, इधर की ओर। मुख्य धारा इधर की ओर, प्रेरित धारा इधर की ओर। देखो ये ऐसे जाके ऐसे पहुंची ना, यहाँ कुंडली में इधर की ओर समझ रहे होगे, ये देखो। तो मैं अगर ये प्रेरित धारा है, अगर मैं बात करूं मुख्य धारा की, तो किधर की ओर लिख सकता हूं मैं? ये धारा की डायरेक्शन है मुख्य धारा, ये है मुख्य धारा, और प्रेरित धारा इसमें। अब एक बात समझो, अगर मैं ऐसा करूं, इस कुंजी को हटा दूं, मैंने कहा तुम हटो यहां से, अगर ये कुंजी हटा दें तो यहां पर देखना जरा, ये अगर मान लो, देखो यहां पर समझो जरा, इसको घटा दो, हटाओ नहीं घटा दो थोड़ा सा, ये धारा नियंत्रक अपनी तरफ इधर खींच लो, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इसका, तो धारा अपने आप घट जाएगी। तो देखो ये इधर खिसका के देखो, यहां से ये धारा नियंत्रक यहाँ ले आएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ा, मुख्य धारा कम हो गई। धारा के मान में परिवर्तन हुआ, मतलब धारा कम हो रही है, कम हो रही है ना, तो इसकी देखो धारा की डायरेक्शन बदल गई, बदल गई। तो मतलब ये हुआ, अभी भी हालात क्या है, वही है, सेम है, कि वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही उत्पन्न होगी। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। अच्छा, इसको हम कहीं पर एक एग्जाम्पल के हिसाब से देख लें, ताकि हमें कुछ लिंक कर ले, कुछ भी लिंक कर लें, क्योंकि फिजिक्स को पढ़ते समय कुछ ना कुछ माइंड में बना होना बहुत जरूरी है। रट नहीं सकते आप इसे जिंदगी में। आपने कभी, देखो जरा, ये कैसे डायरेक्शन को आप पता करेंगे, देखो मैं आपसे ये कहता हूं कि चार्जर देखो, पहले पहले जमाने वाले चार्जर, जिसमें लाल कलर की एक बत्ती जला करती थी। अब दिमाग में जो बातें मैं ला रहा हूँ उसको सही से समझना और बताना कि ये बात सच थी कि नहीं, तुम सभी लोग भी, है ना, कहीं अलग नहीं। अब इसको बोर्ड में मैंने लगाया, लगाया, क्या लाइट अचानक तेज जली थी, सोच के बताओ? बिल्कुल धीरे 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 जली थी। मतलब क्या समझे, बोर्ड से जो करंट आ रहा था वो तो प्रॉपर आ रहा था ना, उतना ही। वो तो कह रहा था मैं आ रहा हूँ मुझे ले लो, पर ये क्या चाह रहा था, नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा। मतलब देखो, जब मैं देना चाह रहा था तो ये लेना नहीं चाह रहा था, अपोजिट हुआ थोड़ी देर के लिए, समझो। फिर अब जब प्रॉपर देते ही रहोगे तो इंसान तो मर जाएगा ना, वो तो मजबूरी से लेना पड़ा। लेकिन वहीं पर अब सुनो जरा, जैसे ही लाइट गई तो करंट खत्म ना, भाई लाइट चली गई मान लो, तो अपने यहाँ के हिसाब से तो करंट तो खत्म, तो फिर ये इसको क्या होना चाहिए, तुरंत बंद होना चाहिए। अब सोचो जरा, नहीं ये आराम को होता है, ये क्या कहता था, नहीं बंद नहीं होना मुझे, रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसा होता था कि नहीं, धीरे 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 तब खत्म होता था। क्या समझ नहीं आया? जब मैं देना चाह रहा था तब वो लेना नहीं चाह रहा था, जब मैं उससे ले रहा था तब वो देना नहीं चाह रहा था। अभी भी अपोजिट हुई कि नहीं हुई? मतलब जब धारा, मुख्य धारा बढ़ा रहे थे तो जो डायरेक्शन थी, जब मुख्य धारा घटा रहे थे तब डायरेक्शन थी, दोनों में क्या थी बोलो, अपोजिट थी कि नहीं थी? तो हर हालात में प्रेरित धारा हमेशा अपोजिट होती है। क्या समझ आ गई बातें? देखो ये उससे लिंक कर दिया मैंने। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का तो पूरी जिंदगी में रोल रहा होगा इस बात का, है ना, कि उसमें सबसे पहले क्या लिखा करता था यार, क्या उसमें क्या होता था, सबसे पहले दूरदर्शन लिखा होता था, है ना, दूरदर्शन। अब वहां पर ये चलिए, पहले तो हम 30 सेकंड ये इंतजार कर रहे हैं कि इसके बाद लाइट व्हाइट के बाद अब उसमें थोड़ा सा पर्दा नजर आएगा, थोड़ा सा अब दिखता था। अब लाइट चली गई ना, तो शक्तिमान का चित्र ही नजर आता था 4-5 मिनट, 4-5 सेकंड तक। तो लाइट चली गई, लेकिन भाई साहब तुम पूरा चित्र देख लोगे शक्तिमान का, 5 सेकंड तक तुम पूरा चित्र देख लोगे, तब वो जाके धीरे धीरे खत्म होता था। समझे? इसका मतलब अभी भी देख लो, मुख्य धारा जब दे रहे थे तब वो लेना नहीं चाह रही थी, और जब उसे ले रहे थे तब वो देना नहीं चाह रही थी। अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? तो हमेशा याद रखना, प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की अपोजिट होती है। वही चित्र में था, यही समझाना था। तो क्या ये स्वप्रेरण समझ गए? अगर कोई ऐसी कुंडली जिसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हो, या धारा प्रवाहित कर रहे, प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हो, और उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाए, इस घटना का नाम, ठीक है, या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बड़ी ही अच्छी बात है, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व क्या होता है। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो समझिए जरा। ये अपने पास ये समथिंग, कुछ भी हमें कुछ नहीं बनाना, बस कुंडली बस बनानी है समझाने के लिए आपको। ये बना ली गई कुंडली, ठीक है। बताओ इसमें जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या होगी, क्या फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, भाई फ्लक्स है तो चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या मतलब एन से गुणा कर लो, एन से गुणा कर लो। तो याद रखना, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या क्या होगी बताओ, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या क्या होगी, सोच कर सोचो जरा। मतलब ये तुम्हें इसको देख कर करोगे ना, कभी ना कर पाओगे, सोच ना पाओगे कि ये है क्या।
तो वैसे समझो, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या मतलब चुंबकीय फ्लक्स में n का गुणा करना है, और चुंबकीय फ्लक्स होता है वैद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप। मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स है उनकी जो संख्या की माप जितनी गुजर रही है उनमें जितने फेरे हैं उनसे गुणा कर दो, तो वो जो चीज आएगी वो बनेगी फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। समझे? ऐसे तुम्हें लिंक करनी चीजों को। तो फिर से एक बार समझो, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां क्या होती हैं? हम कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स में जो n से गुणा कर दो वो जो चीज बन के आएगी वो कहलाएगी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। अब सोचो जरा, अब ये भाई साहब चुंबकीय फ्लक्स नहीं जानना है, तुम्हें सोचना है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या था। तो मैंने समझा चुंबकीय फ्लक्स वो था कि जो अगर कोई पृष्ठ है काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र उससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या की माप। तो अगर मैं चुंबकीय फ्लक्स को कहूं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कह सकता हूं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जितनी गुजर रही हो उसमें फ्लक्स, ये जो फेरे हैं ना इसमें जितने फेरे हैं उनसे गुणा कर दो, वो जो चीज बन के आएगी वो क्या होगी? चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। अब ये बात समझना जरा, जितनी भी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या होगी वो किस पर निर्भर करेगी? तो बोलो धारा पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी? क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना फ्लक्स परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? बोलो, धारा पर। फ्लक्स परिवर्तन धारा पर। अभी तुमने सुना नहीं कि जब धारा में परिवर्तन करते हैं या धारा प्रवाहित करते हैं, है ना, तब उसमें फ्लक्स ग्रंथियों फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो याद रखना, यहां पर मैं पहले तो ये चीजें को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लो ये अपने पास कुंडली है तो इसमें जो भी चीजें बनी होंगी ये फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या होगी, ये पक्का इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्रवाहित होने वाली धारा पर। मान लो आई धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है। तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या होती है, हम लिखते हैं चुंबक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, इसका नाम क्या देंगे? बोलो, एन फाई बी। कुंडली में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है और इसके अनुक्रमानुपाती होती है, और इसके अनुक्रमानुपाती होती है। एक बार मुझे टाइम बताते रहना थोड़ा सा है। देखो जरा, अगर मैं आपसे पूछूं एन फाइव बी जो है वो किस पर निर्भर करेगी? आई पर। समझ गए? अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है कि नहीं आता? यहाँ पर कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा एन फाइव बी बराबर में बदला और यहाँ पर आ जाएगा एल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई। ये जो एल है ना इसी को कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। समझ गए? अब ये आई गुणे में इधर आ गया तो बोलो बटे में, बटे में आ जाएगा ये आई। समझ रहे होंगे सब लोग? बताते चलो, ये आई जो गुणे में इधर आएगा तो बटे में। तो भाई साहब ये जो एन फाइव बी के बटे में कौन आएगा? आई। तो ये हम लिख सकते हैं एन फाइव बी और बटे में आ जाएगा आई, उधर क्या बचेगा? एल। तो क्या आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो एल का मान है वो है एन फाइव बी और बटे में आई। इस चीज को बॉक्स में बंद करो। ये क्या है? कोई डेफिनेशन लग रही है मुझे? बताओ। अगर आपसे कोई पूछे 100 प्रेरण गुणांक बताओ और सुनाने लगे हम, किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, बैठ जाओ भाई। है कि नहीं? बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत अच्छा सुनाया। ये मैंने एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है कि स्वप्रेरण गुणांक है ना जो वो एल है। यहाँ पर समझना बात को, जहाँ एल मैं लिख देता हूँ, जहाँ एल, एल जो है वो है स्वप्रेरण गुणांक। और स्वप्रेरण गुणांक को ही क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व। क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व। तो देखो, अगर आपको स्वप्रेरकत्व पढ़ना था या स्वप्रेरण गुणांक पढ़ना था तो जब तक उसके बारे में जानोगे नहीं तब तक डेफिनेशन बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो यहां से ये बन गया एल। अब तुम बता सकते हो आसानी से। क्या बताओगे? किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को
स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो परिभाषा तो अब निकली ना, तो यहां से मैं लिखता हूं परिभाषा, और परिभाषा बनाएंगे अब। किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। यहाँ शॉर्ट में लिख दूं, डिनोटेड बाय एल। अब लिखते हैं फॉर्मूला इसका। एल बराबर क्या बनेगा जल्दी बोलो, एन फाई बी और बट्टे में आई। तो ये बन के तैयार हो जाएगा फॉर्मूला। इसका मात्रक हेनरी होता है। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। मात्रक की बातें हम बाद में करेंगे, बस केवल अभी इसको समझते चलिए। क्या इसमें कोई दिक्कत हुई समझने में, नहीं हुई? समझ गए? ये मैंने लिंक करके जोड़कर समझाया भी कि कैसे ये डिपेंड करता है, क्योंकि जितने भी फ्लक्स होंगी वो बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाएं कब होंगी, जब चुंबकीय क्षेत्रों का चुंबकीय क्षेत्र धारा से उत्पन्न हो जाता है ना। तो धारा से ही सारी चीजें कनेक्ट करके देख लो, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा, धारा पर। तो ये ऐसी चीजें समझ आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे हमें क्या पढ़ना है। अब स्लाइड जो भी लगी है वही वही पढ़ते चलेंगे, ये बातें अब याद रखना। समतल कुंडली का प्रेरकत्व। अब पीछे की चीज तो वापस आएगी नहीं कभी, क्या क्यों वापस आएगी क्या? अब तो नहीं आएगी वापस। अब वापस नहीं आएगी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले ही। जब एल की बात होगी तो आप बता देना एन फाई बी अपॉन आई होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब समझो जरा, मैं आपसे कहता हूं कि हमें किसका निकालना है, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व या प्रेरकत्व इसी भी कहते हैं, या प्रेरण भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो समतल कुंडली का प्रेरण या प्रेरकत्व एक ही बात है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि समतल कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा, तो हमें तो सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि प्रेरकत्व निकालने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो इधर देखो फॉर्मूला, एन तो कंपलसरी है, वो तो लग भी सकता है, नहीं होगा तो नहीं भी लगेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। फाई भी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। कुल मिलाकर किसकी जरूरत पड़ेगी, चुंबकीय फ्लक्स की। अब अगर आपको चुंबकीय फ्लक्स ढूंढना है तो क्या सोच नहीं सकते, चुंबकीय फ्लक्स खुद ही दो बातों पर निर्भर करता है, फाई बी और ए पर। किस पे, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स किस पे, बी और ए के। अधिकतम के लिए ही याद रखना है आपको, बी और ए पे। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग पे किसके, समतल कुंडली है तो क्षेत्रफल तो मिल ही जाएगा, तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, बी के। तो हम लिखते हैं समतल कुंडली कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बताओ क्या याद है आपको कितना था, बोलेंगे हाँ बिल्कुल याद है। जो बी बराबर होता था वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर के बराबर होता था। बोलो, पाई गायब होता था। मैंने कहा था कुंडली या वृत्ताकार पथ मिल जाए तो हमेशा पाई नहीं होगा यहाँ पर, याद आ गया होगा। अगर तार होगा तो पाई आ जाएगा। एक बात और, मान लो कुंडली में फेरे एन है, कितने फेरे हैं, एन फेरे हैं। तो अगर मैं लिख दूं, यदि यदि फेरों की संख्या एन हो, यदि फेरों की संख्या
कुंडली में, किसमें? कुंडली में। पैरों की संख्या n हो तब। तो बताओ लास्ट टाइम क्या बना सकते हैं हम लोग? जैसे ही आप कहेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स, अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो आप कहेंगे म्यू नॉट में n से गुणा हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे जैसे फ्लक्स वो धारा है, क्या कहते हैं, फेरे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। ये 2r, ये यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल गया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये थोड़ी देर के लिए एक कुंडली समझो जरा, ये एक कुंडली दिख रही है, कुंडली दिख रही है, इसमें चाहे जितने फेरे लगा लो। एक बात समझो, अगर मैं केंद्र पर निकाल रहा हूं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना है, ठीक है। इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, हाँ तो इससे तो बंद हो सकता है ना भाई, इससे तो बंद हो सकता है भाई, अगर ये कुंडली है तो इससे बल रेखा गुजर सकती है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये करूँ एक तार से कोई भी उसे कुछ उसके अंदर से कुछ गुजर सकता है? नहीं, पतले तार से कभी भी नहीं गुजर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जगह ही नहीं होती, स्पेस नहीं होती। क्योंकि कहा जाता है एक पतला तार मतलब एक रेखा, और एक रेखा जो होती है वो लंबाई, मोटाई रहित एक लंबाई होती है कि नहीं, इसकी डेफिनेशन। तो उसका प्रेरकत्व तो जीरो होगा, इससे तो कुछ गुजर जाएगा भाई। एक छल्ला इमेजिन कर लो, उसके अंदर से बल रेखा तो गुजार सकते हो ना, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी गुजर सकता है, निकल सकता है, कितना आएगा। तो यहां से बात आती चुंबकीय फ्लक्स की। तो मैं चुंबकीय फ्लक्स निकालने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। अगर आपसे मैं पूछूं यहां पर 10 है, यहां पर कितना है 10, चुंबकीय क्षेत्र का मान किसका? बी का मान 10 टेस्ला। और अगर आपसे कोई ये कहे कि बस बताओ कि यहां पर कितना होगा इसकी परिधि पर, कम ज्यादा बराबर, बताओ कैसा होगा, बताओ कैसा? तो आप कहना हमेशा ज्यादा होगा, कितना होगा? ज्यादा होगा। वजह ये कि धारा तो, मेन धारा तो यही प्रवाहित हो रही है ना, मेन धारा तो यही प्रवाहित हो रही है ना, होगी कि नहीं? तो अगर उसके निकट इतना है तो उसमें तो और ज्यादा होगी। अरे भाई एक बेसिक बात समझो जरा, मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ। एक आग जला लो, अगर आग की आंच यहाँ जितनी होगी उससे ज्यादा यहाँ होगी कि नहीं होगी? तो ये तीव्रता की ही तो बात हो रही, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर ज्यादा होगी? परिधि पर। समझ आई कि नहीं बातें? लेकिन आपको ये मान के चलना है इस डेरिवेशन में, जब तक मैं करा रहा हूं, कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, बस ठीक। पहले सत्य बताना मेरा फर्ज है, फिर आपको समझा देना भी मेरा दूसरा फर्ज है। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि मान के चलना कि कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तब, यदि कुंडली के निकट चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तब इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बोलो क्या होगा? हम कहेंगे जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी, वो किसके बराबर होता है? उधर मैंने साइड में लिख दिया बी इंटू ए के बराबर, बी ए के बराबर। वैल्यू पुटअप करो जरा। अगर आपने कहा फाई बी ये है, तो बताओ बी की वैल्यू कितनी निकालो? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। क्या कह नहीं सकते हो कि कुंडली का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि वृत्ताकार कुंडली मानी जाती है, समतल का मतलब वृत्ताकार है ना। तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर आप खत्म कर लीजिए, तो जो फाई बी का मान आएगा वो अपने पास आ जाएगा म्यू नॉट एन, म्यू नॉट पाई एन आई नीचे 2। कोई दिक्कत बताओ? देखो म्यू नॉट पाई एन आई आर बटे में 2, ये बन के तैयार। इस चीज को थोड़ी देर के लिए बॉक्स में आप बंद करिए, या इक्वेशन 2 मानिए, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं बात करता हूं अतः अतः किसका प्रेर का तो निकाल रहे हैं हम, बताओ? कुंडली का। लिखेंगे अतः कुंडली का प्रेरकत्व। तो बोलो जरा, प्रेरकत्व तो हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, एल बराबर एन फाई बी अपॉन आई। एल बराबर ये लिखा मैंने एन, और ये लिखा मैंने आई। कोई दिक्कत है किसी को, बताओ भाई? एन बटे आई, ये फाइव बी बचा कि नहीं बचा? और फाइव बी की वैल्यू ये लिखी है, गुणे में कितना करोगे बताओ?
म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट के बाद पाई गायब कर दिया मैंने, म्यू नॉट पाई एन आई आर, और नीचे क्या है, बटे में 2। इतना समझे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कह सकते हैं कि ये आई से ये वाला आई खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, तो अब क्या बचा अपने पास, बोलो। एल बराबर बचा म्यू नॉट पाई एन, एन मिलकर बोलो एन स्क्वायर, और आगे क्या है आर, और बटे में 2। ये देखो इतना सा ये डेरिवेशन था, याद रखेंगे, आसान है। इसी को हम दूसरी भाषा में भी लिखते हैं, दूसरी तरह से लिखते हैं। भाषा क्या है, 1/2 म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर। ये लो, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक समतल कुंडली का प्रेरकत्व तो कितना होता है, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं लंबी परिनालिका का, लंबी परिनालिका का 100 प्रेरकत्व तो कितना होता है, ये भी एक जरूरी एक है डेरिवेशन, कि इसमें भी कई बार ये फंस जाती है, क्योंकि ये पूछा भी जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं लंबी परिनालिका, शब्द बस देखो किसके बारे में पता करना है हमें, परिनालिका। न्यूमेरिकल्स मैंने कराया था चैप्टर नंबर 7 के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराए थे जो सन में आए थे, 2023 2022 ऐसे कुछ करके आए थे, उनमें से मैंने कराए थे। वहां पर मैंने बताया था जो परिनालिका होती, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, या फिर इसी को बताया था म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और जहां पर स्मॉल एन की वैल्यू थी कैपिटल एन बाई एल। क्या याद आ गई। तो सारी चीजें आपको यहीं से समझना है। हम लिखते हैं परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या बनाएंगे, बी बराबर, बी बराबर क्या होता था, म्यू नॉट एन एन आई अपॉन में एल, ये तो बन गया। अगर मैं आपसे कह दूं कि चुंबकीय फ्लक्स, फिर से वही मान लो, चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, माना चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तब, तब इससे बद चुंबकीय फ्लक्स, इससे बद चुंबकीय फ्लक्स क्या बनाएंगे, पाई बी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलें, बी इंटू ए के बराबर, वैल्यू पुटअप करो। अगर मैं वैल्यू रखूं तो फाइव बी बराबर, बी का मान कितना है बोलो, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, इंटू में ए है उसको बना रहने दो, छोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अपने पास। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ तक तो ठीक है, और आगे मैं बात करता हूँ, यहीं पर छोड़ो, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे ही देता हूँ। कहते हैं अतः परिनालिका का प्रेरकत्व, तो बोलो प्रेरकत्व की डेफिनेशन पहले ही समझा दी है। किसी का भी प्रेरकत्व निकालना है आपको, फॉर्मूला जो लगाना है वो सेम, एल बराबर क्या लगाएंगे, एन पाई बी अपॉन आई। अब अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ के बात तो आसान है। समझो जरा, ये है एल, मैंने क्या किया, एन बटे में आई आपको अलग करना है, ये हर बार की बात है। अब रही बात किसकी, फाइव बी की, फाइव बी की वैल्यू ये लिखी है, कितनी बोलो, म्यू नॉट एन आई ए और बटे में एल। तो क्या आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे, तो एक चीज है जो कट रही है, आई से आई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एल बराबर
म्यू नॉट एन एन मिलकर एन स्क्वायर और फिर आगे ए और बटे में एल। तो इस तरह से आपको समझ आ गया कि इसका ये फॉर्मूला है। समझे? तो बताओ कोई दिक्कत हुई? कुछ दिक्कत नहीं। हमें बेसिक सी बात समझनी है कि अगर प्रेरकत्व तो लाना है तो किसकी जरूरत पड़ती? फाइव बी की। और धारा की, धारा तो मिल ही जाएगी, मान लो धारा है फाइव बी। फाइव बी, बी और ए बेसिक में चलना है। बी और ए मतलब ए क्षेत्रफल तो मिल ही जाएगा, हमें बी की जरूरत है। सबसे पहले बी, जब बी निकल आए इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स फाइव बी, जब फाइव बी निकल आए प्रेरकत्व हल हो जाएगा। इस तरह से ये भी होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी क्या जरूरत की चीजें मिलती हैं। अगर मैं बात करता हूं स्वप्रेरकत्व पर क्रोड के पदार्थ का प्रभाव क्या पड़ता है, तो आप कहना कि अगर क्रोड का पदार्थ है जैसे नर्म लोहा है, इस तरह की चीजें, जितनी अच्छी चीजें, जितनी चालक चीजें रखते जाओगे वैसे वैसे इसका प्रेरकत्व बढ़ता जाता है। बस ये बात याद रखना। तो लिख देता हूं मैं, कुंडली के अंदर, कुंडली के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे मैं नर्म लोहा लिख दूं, बस एक नर्म लोहा इत्यादि रख दें तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे इसका प्रेरकत्व बढ़ जाता है। याद रखेंगे, अगर जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनको आप रखते जाओ क्रोड के अंदर, क्रोड के रूप में, क्रोड के अंदर रख दे, नर्म लोहा इत्यादि रख दे, क्रोड के रूप में रख दे, ये ऐड कर लेना है, नर्म लोहा क्रोड के रूप में, क्रोड के रूप में रख दे तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी। और बताओ एल बराबर क्या होता है? बताओ, एन फाइव बी और बटे में आई, तो क्या कह नहीं सकते एल सीधे फाइव बी पर निर्भर कर रहा है, कर रहा है। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे बोलो, बताओ एल इंक्रीज होता जाएगा। समझ गए? तो ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ जाता है। इस तरह से आपने समझा कि अगर कुंडली है उसके अंदर हम क्रोड रख दे नर्म लोहे की, कोई भी लौह चुंबकीय रख दो, तो जाहिर सी बात है उसका क्या बढ़ जाएगा? बोलो, फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? प्रेरकत्व तो बढ़ जाएगा। ये चीजें क्लियर होती है। आगे बढ़ो, अभी क्या और पढ़ना है? ये क्या है? ये तो बड़ा आसान है, इसको करना क्या है? ये तो बहुत आसान है। आसान तो सभी है इसमें, कुछ कठिन है क्या है? देखो जरा, मैं सीधे लिखता हूँ, ये दुनियादारी नहीं, मैं सीधे संबंध है तो मैं करा देता हूँ। क्या एल बराबर सबने पढ़ा है? एन फाइव बी अपॉन आई। किसी को कोई दिक्कत हुई है? कोई दिक्कत नहीं हुई है अभी। तो बताओ, ये एल आई बटे में इधर आएगा तो ये बटे में इधर आएगा तो गुणे में, तो एल आई बराबर क्या हो जाएगा? एन फाइव बी। क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दे दे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह फैराडे के प्रथम नियम से आ जाओ, फैराडे के प्रथम नियम से। बताइए जरा, अगर फैराडे के प्रथम नियम में आप आएंगे तो क्या पाएंगे कि ई का मान जो होगा एन डेल फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, इसके बराबर होता है कि नहीं होता है? अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि थोड़ी देर के लिए ई बराबर, ये डेल्टा बाहर कर लो, डेल्टा मैंने बाहर कर लिया, और ये एन फाइव बी को अंदर कर दो और नीचे लिख दो डेल्टा टी, कर लिया। तो ये बताओ जरा, क्या आप ये कह नहीं सकते हो कि ये माइनस का डेल्टा है और एन फाइव बी की वैल्यू किसके बराबर है? एल आई की, तो ये बन गया एल आई।
और नीचे क्या रहेगा, डेल्टा टी। ये अब समझना जरा, बताओ विद्युत वाहक बल में परिवर्तन लाना है तो आई में परिवर्तन करोगे कि प्रेरण में? आई में करो पहले, है ना, धारा मुख्य चीज धारा, तो ये डेल्टा इसके पास पहुंचा दो। इसके बाद से समझना है आपको इधर से, तो यहां से बन जाएगा ई बराबर माइनस का एल बाहर और डेल आई अपॉन डेल्टा टी। तो ये बन के तैयार हो गया। अगर ये गुणे में इधर आएगा तो बोलो बटे में हो जाएगा। तो ये एल बराबर क्या बनेगा, देखो ई के ये बटे में आएगा पूरा ई, और बटे में आ जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा, ये इतना। ये है इसमें संबंध, ये एक तरफ प्रेरण है और एक तरफ प्रेरक, तो एक तरफ विद्युत वाहक बल प्रेरित, तो ये बन गया। ठीक है, परिभाषा इसकी बना दें एक फिर से प्रेरकत्व की। यदि किसी कुंडली में एकांक समय में 1 एम्पीयर की धारा परिवर्तन एक हो, एकांक समय में धारा परिवर्तन एकांक हो, तो प्रेरण उसके विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये बात ऐसे याद रखना, तो इसकी कोई जरूरत है नहीं खास, ये यहाँ से बिल्कुल आसान था। ये है, ये अपने पास क्या है, स्वप्रेरकत्व, ये फैराडे का नियम चेंज किया, बन के तैयार। अगला, ये प्रकार नंबर 2 पर चले। देखो इतनी चीजें मैंने पढ़ाई स्वप्रेरण के बारे में, स्वप्रेरण जब से शुरू किया था उसमें इतनी चीजें मैंने आपको बताई, बताओ कितनी चीजें पढ़ाई मैंने। अब देखो अन्योन प्रेरण है। अच्छा बताओ, जब मैंने कहा था अननोन का मतलब होता है एक आप और एक कोई और, तो दो हो गए कि नहीं हो गए, कम मिनिमम दो, तब तो अननोन कहा जाएगा, एक मैं एक और। तो अब सुनो जरा, अन्योन प्रेरकत्व क्या, अन्योन प्रेरण क्या होता है पहले समझो जरा। हमें ये पता है प्रेरण का मतलब ये है कि अगर किसी कुंडली में धारा परिवर्तन करें तो उस कुंडली में अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही है तो इस घटना का नाम क्या हो जाएगा, बस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो अब सोचो अन्योन प्रेरण क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, अगर एक मैं हूं कोई एक और है तब अन्योन प्रेरण होगा। मतलब अगर एक कुंडली में दो कुंडली होंगे, यहाँ पर कितनी, दो और अगर एक कुंडली में हम धारा परिवर्तन करें तो इससे बाद जो चुंबकीय फ्लक्स हो उसका सीधे प्रभाव दूसरी कुंडली में पड़ जाए, और दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाए, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए। तो हम ये कहेंगे कि भाई साहब परिवर्तन खिलवाड़ इसमें कर रहे थे, हो इसमें रहा है, तो ये अननोन हुआ कि नहीं इसके हिसाब से। तो मतलब ये जो घटना होगी ये क्या होगी, अन्योन प्रेरण। समझे, मतलब ये हुआ कि अगर पास पास में रखी दो कुंडलियों, देख रहे हैं दो कुंडलियां में से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करे, किसी एक कुंडली में, या प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करे, तो इसका सीधे प्रभाव दूसरे कुंडली में पड़ता है और इस पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना का नाम अन्योन प्रेरण होता है। ठीक है, चलो सुनो जरा, इसके बारे में लिखते हैं। जब पास पास में रखी, जब पास पास में रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें, या धारा के मान में परिवर्तन करें। तो इसका प्रभाव, तो इसका प्रभाव अरे नहीं, करते हैं, लिखो करते हैं, तो इसका, तो इसका प्रभाव दूसरी कुंडली पर पड़ता है, कुंडली पर
पड़ता है और इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ बंद है, और यदि परिपथ बंद है, और यदि परिपथ बंद है तो प्रेरित धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, प्रेरित धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। क्या समझ आ गई? अन्योन प्रेरण क्या होता है? एक में करे दूसरे में उत्पन्न हो, उसका नाम अन्योन प्रेरण होता है। देख लीजिए इधर, कर इसमें रहे, परिवर्तन किस में हो रहा है? दूसरे वाले में, प्रभाव इसमें पड़ रहा है। मतलब इसकी अच्छा बताओ, ये प्राइमरी कुंडली है और ये कौन सी है? सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल, तो ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली, पहली दूसरी। इसमें मैंने परिवर्तन किया, इसका प्रभाव इसमें पड़ा। देखो इसमें धारा मापे में विक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? धारा में इसमें परिवर्तन प्रवाहित करेंगे और पास में इसको रख लेना और इसमें धारा मापी लगा लेना, इसमें कोई धारा ना प्रवाहित करना और इसमें परिवर्तित करते रहना। आप देखोगे कि इसमें धारा मापी जो लगा है उसमें अपने आप विक्षेप आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें धारा प्रवाहित करने पर इसमें प्रभाव पड़ रहा है। और अगर एक में करें दूसरे में प्रभाव उत्पन्न हो रहा है तो अननोन हुआ कि नहीं हुआ? इस वजह से यहां पर जो घटना होगी प्रेरण की, उसका नाम होगा अन्योन प्रेरण। अब एक और बात अन्योन प्रेरण में क्या देखोगे आप? जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा हमेशा क्या होती है? अपोजिट। तो देखो इसकी डायरेक्शन देख लो, इस चित्र की, और इसकी देखो। इसमें धारा की डायरेक्शन ये दिखाई गई है और इसमें धारा की डायरेक्शन, बताओ क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इसमें मुख्य धारा है और इसमें कौन सी धारा है? प्रेरित धारा है। और प्रेरित धारा हमेशा मुख्य धारा के क्या होती है? अपोजिट में होती है। होती कि नहीं होती? तो ये बात अब देखो जरा, जैसे ही इसमें कम किया गया है, देखो इसमें कम किया गया है, ये देखो ये कुंजी दबाने पर जब ये टच है, खोल देंगे तो धारा की डायरेक्शन खत्म हो गई। तो इसकी देखो अपोजिट साइड नहीं हो गई। देखो पहले नीचे आ रही थी, अब किधर जा रही? ऊपर। वही बात हो गई टीवी वाली, वही चार्जर वाली, पहले जल नहीं रहा था फिर बाद में बुझ नहीं रहा है ना? समस्या वही है। ठीक, तो ये इस तरह से ये भी आप समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ और बताने वाले था, नहीं नहीं ये चीजें बता दी मैंने। ठीक, ये सारी बातें याद है। हाँ, अगर इसकी फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या ढूंढेंगे तो आप N5B1 कहेंगे, ऐसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसमें ये सेकेंडरी है तो N2 5B2, क्योंकि हो सकता है यहां पर फेरों की संख्या अलग अलग रही हो और फ्लक्स में परिवर्तन भी अलग अलग रहा हो, तो ये और फ्लक्स भी अलग अलग रहा हो। तो यहां पर टोटल क्या हो जाएगा? इसका अगर फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या N1 5B1, इसका N2 5B2। तो अब यहां से मैं आपसे ये कहता हूं, इसमें जो धारा होगी इसका नाम क्या दिया जाएगा? I1, और इसमें जो धारा होगी इसका नाम I नाम दे दो या I2 दे दो, पर ये कौन सी धारा होगी तो बोलो? ये प्रेरित होगी। और ये कौन सी धारा होगी बोलो? मुख्य धारा। ठीक है, इतनी बात है। अब सुनना जरा, ये मैंने क्यों ऐसे लिखा है तो ये बात है। अच्छा अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या फिर से एक बार दिमाग में लाओ। मैंने कहा फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर एक बात है कि जो आपने कहा था फ्लक्स क्या होता है, उसमें n से गुणा करोगे वो बनेगा फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। और मैंने पढ़ा था फ्लक्स होता है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या आ रही, कितनी बल रेखाएं आ रही, उसमें n से फेरों की संख्या से गुणा करो, वो जो चीज बन के आएगी उसका नाम फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। अब ये बताओ, इसकी जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या होगी वो इसकी धारा पर निर्भर करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ, खुद ही समझो। क्योंकि ये जो चीजें हुई है किसके कारण हुई है? इधर वाले के कारण हुई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या किस पर निर्भर करेगी? पहले कुंडली में प्रवाहित धारा की। ये बात आगे लागू होगी, जो चीजें मैं आपसे पूछूं उनको बताते चलना। अच्छा आगे पढ़ते हैं। अन्योन प्रेरकत्व अथवा अन्योन प्रेरण गुणांक। एक बार टाइम बताओ मुझे अब थोड़ा, वरना तो
ज़्यादा हो रहा है, ठीक है थोड़ी देर और, आधे घंटे और। अभी जिद है तो भिड़े रहो, पता नहीं दोबारा कब मिले। अन्योन प्रेरकत्व अथवा अन्योन प्रेरण गुणांक। हमें तो आदत है सबसे पहले जानने की कि ये किस पर निर्भर करता है। तो हम क्या अभी अभी पढ़े हैं कि द्वितीयक कुंडली में द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या की संख्या N2 5E2 प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा अच्छा प्राथमिक है तो I1 लिखेंगे, पर निर्भर करती है। और इसके अनुक्रमानुपाती होता है, और इसके अनुक्रमानुपाती होता है। चलो समझो जरा अब यहां से ना, समझो जो N2 5E2 आएगा वो किस पर निर्भर करेगा, I1 पर। बोलो किस पर, I1 पर। जैसे ही आप इसका ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा N2 5E2। यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, M आ जाएगा कैपिटल लेटर में, और यहाँ आ जाएगा I1। ये जो M आया है ना यही है अन्योन प्रेरकत्व। तो समझो जरा, ये जो चीज़ गुणे में है ये वाली, ये I1 इसके बटे में आ जाएगा, यहाँ से बनेगा N2 5B2 और बटे में आ जाएगा I1। उधर क्या रहा M। तो क्या हम सभी लोग समझ गए इस बात को कि जो M की वैल्यू है वो है N2 5B2/I1। ये लो। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी परिभाषा बताओ, क्योंकि ये परिभाषा थोड़े नहीं है, परिभाषा तो अब बनेगी। परिभाषा क्या बनेगी बताओ। ये कौन सी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, बोलो द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। द्वितीय कुंडली में द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। और जो फॉर्मूला बनेगा वो अपने पास बन जाएगा M बराबर N2 5B2 और बटे में I1। अब यहाँ पर एक बड़ा मतभेद है। मतभेद क्या है, थोड़ी सी गलती करते हैं बच्चे। गलती क्या करते हैं वो आप ना करें, इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पूरी जिंदगी के लिए सत्य थोड़े नहीं है। ये जो अभी मैंने ग्राफ दिखाए थे ना उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है।
मतलब एक कुंडली ये थी, एक कुंडली ये थी, तो पहले कुंडली में संयोग ये था कि आपने पहले कुंडली में परिवर्तन किया है, तो डेफिनेशन ऐसी बनाइए। अगर आप द्वितीयक में करने लगते तो किस में उत्पन्न होता, पहले में, तो फिर डेफिनेशन इसकी क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है ना। मतलब ये कह सकते हो इसका जो व्यापक होगा ये होगा कि किसी एक कुंडली में, किसी दूसरी कुंडली में, या कह सकते हो किसी एक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या और पहली किसी दूसरी कुंडली में जो धारा होगी उनका अनुपात क्या होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व होगा। बशर्ते ये है कि देखो धारा जिसमें प्रवाहित हो रही है उसकी धारा लेनी है, और जिसमें जो बगल में रखी होगी उसकी क्या लेना है, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। तो ये आपको याद रखना, ये हमेशा सत्य नहीं है, पहले में कर रहे हैं तो दूसरे में होगा, दूसरे में करते तो पहले में उत्पन्न होता। तो यहां से ये चीजें याद रखना है। ये बन के तैयार हो गया। ये द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या प्राथमिक कुंडली में धारा के अनुपात को ही कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। तो आगे बढ़ो। बस ये लास्ट पढ़ लो जल्दी से, क्योंकि मैं भी थक चुका हूं और आप भी थक चुके हो, और आप नहीं भी थके होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर मिलेंगे हम दोबारा। तो बताओ जल्दी से, m बराबर क्या सीखा आपने, n2 πb2 अपॉन i1। यहां से m i1 बन जाएगा और उधर क्या बन जाएगा, n2 πb2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और समझ जाना फैराडे के नियम से, किसके नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से। जो E आएगा वो किसके बराबर आएगा, n πb अपॉन i। अब एक बात समझो जरा ध्यान से, इस फॉर्मूले को देखो। मैं यहां लिख रहा हूं द्वितीयक कुंडली के लिए, किसके लिए, द्वितीयक कुंडली में, कुंडली में। बताओ मुझे, अभी ग्राफ जो मैंने दिखाया था तो किस में परिवर्तन हो रहा था, पहले में, किसका प्रभाव किस में पड़ रहा था, दूसरे में। तो बताओ द्वितीयक कुंडली में अगर प्रेरित धारा उत्पन्न हुई होगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी द्वितीयक में उत्पन्न होगा होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं द्वितीयक में है तो वहां पर क्या नाम E2 दे सकते हैं, उसका माइनस का n2 लिख सकते हैं, वहां के इसको क्या लिख सकते हो, πb2 लिख सकते हो। और धारा कहाँ की रही होगी बोलो, i1 रही होगी। समझ आ गई बातें। ये i1 छोड़ो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है खास की, तो छोड़ो, चलो कर दो i2 कर लो। क्यों, क्योंकि द्वितीयक की बात हो रही तो हर एक चीज कहाँ की रख लो, द्वितीयक की। तो अब यहाँ पर समझना जरा, ये n2 5e2 से बाहर करो कुछ, माइनस का डेल्टा बाहर कर लो, और ये n2 5b2, और नीचे क्या है i2। तो बताओ E2 की बात अगर करें तो माइनस का डेल्टा है अपनी जगह में, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, mi1 के। अरे ये सॉरी, ये आई कहाँ है, गलत क्यों लिख दिया मैंने, गलत क्यों लिख दिया, डेल्टा टी थी यहाँ पर, टी था, है ना, याद आ गया होगा। गलत हो जाओगे तो कहाँ से अच्छा लगेगा मुझे। यहाँ पर डेल्टा टी है, यहाँ पर डेल्टा टी है, यहाँ पर डेल्टा टी है। तो बोलो जरा आगे क्या बनेगा अब यहाँ से, यहाँ से बोलेंगे कि ये बनेगा अपने पास E2, इधर देखो ये माइनस चिन्ह है, और ये बाहर ले आएंगे कैपिटल M, और डेल्टा पहुंचा देंगे I1 के आगे, और नीचे क्या रहेगा, डेल्टा टी। अगर ये चीज़ पूरी गुणे में इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी। तो बताओ E2 और बटे में क्या आ जाएगा, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, और माइनस चिन्ह यहाँ, उधर क्या बचा M। तो बस M की वैल्यू क्या आ गई बोलो, E2 और बटे में डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा, ये है संबंध। उम्मीद है कि ये वन शॉट आपको मज़ेदार लगा होगा। बड़ी मेहनत कराई गई इसमें, देखो बहुत सी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ध्यान रखें, और अगर आप यहाँ तक सेटिस्फाइड हो चुके हो तो चैनल को अब सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम अपनी निभाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।